हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। और जो ये टॉपिक है ये हमारे चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन रिसोर्सेज के परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल का पार्ट नंबर 3 वीडियो है। पार्ट 2 प्रीवियस इसके आ चुके हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज़ के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 का जो टॉपिक है मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। या तो आपका जो 2.5-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2-3 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं, या फिर एक पूरा लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन टाइप जो होता है वो भी इस क्वेश्चन के अंदर आता ही आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं हम आज का टॉपिक मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने के कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन सी टेक्निक को यूज करके हम परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। यानी मान लो देखो, एम्प्लॉयज़ की इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। अब किस किस मेथड को या किस किस टेक्निक को यूज़ करके हम एम्प्लॉयज़ की इवैल्यूएशन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं उनकी। तो चलिए स्टूडेंट, देरी ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देयर आर वेरियस मेथड विच कैन बी यूज टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। दिस मेथड्स डिफर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स टू बी इवैल्यूएटेड एंड वेटेज टू बी गिवन टू वेरियस ट्रेड। जो ये मेथड है ये वेरियस ट्रेड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और फिर उस ट्रेड को क्या दिया जाता है, वेट प्रोवाइड किया जाता है। वेरियस अथॉरिटीज़ ऑन दिस सब्जेक्ट हैव सजेस्टेड डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्या दिए हैं, मेथड सजेस्ट किए हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के। ब्रॉडली ऑल द मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बी क्लासिफाइड इनटू दो कैटेगरी में डाला गया हुआ है, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। तो मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल दो टाइप के हो गए, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड फर्स्ट है। ट्रेडिशनल मेथड रैंकिंग मेथड। पहले मैं नाम बताऊंगी आपको, फिर उसको ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, ग्रेडिंग मेथड, रेटिंग स्केल्स मेथड, चेकलिस्ट मेथड, forced choice method, forced distribution method, critical incidents method, annual confidential report, essay method और field review method। यानी 11 मेथड है हमारे ट्रेडिशनल, ठीक है। और मॉडर्न मेथड है हमारे 5। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 360 डिग्री अप्रेजल, ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग मेथड जिसको बार्स बोलते हैं हम, और असेसमेंट सेंटर मेथड। ठीक है, 5 मेथड ये हो गए, टोटल हो गए 16 मेथड। 11 प्लस में 5 इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब हम इसका ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड के बारे में कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा रैंकिंग मेथड। हाँ जी, रैंकिंग मेथड देखिए, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे सिंपल, सबसे पुराना मेथड है। अंडर दिस मेथड एम्प्लॉयज़ आर असाइंड रैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब परफॉर्मेंस। यानी कि जॉब परफॉर्मेंस के बेस पर उनको रैंक दिया जाता है, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक। मतलब जो बहुत अच्छा काम कर रहा है फर्स्ट रैंक, जो नहीं अच्छा काम कर रहा है सेकेंड रैंक, ऐसे जो भी है। It considers the employees and his performance as a whole and assign him suitable rank। उसको एम्प्लॉई और परफॉर्मेंस को एक होल मान के चलते हैं पूरा, और उनको एक सुटेबल रैंक प्रोवाइड करते हैं। All the employees are appraised on the basis of same factor irrespective of the evaluation of their individual traits। यानी कि एक प्रॉपर एक ही फैक्टर के, सेम फैक्टर्स के बेस पर सबको जो है असाइन किया जाता है या फिर सबको इवेलुएट किया जाता है। This method permits comparison of all employees in any single rating groups regardless of the type of the work। इस मेथड ये मेथड जो है कंपैरिजन किसके बेस पे करता है, सेम फैक्टर्स के को कंपैरिजन किया जाएगा। ये नहीं है कि इसका इंडिविजुअल फैक्टर इसके बेस पर इवैल्यूएशन होगी, इसके बेस पर इवैल्यूएशन होगी। सेम फैक्टर को इवैल्यूएट किया जाएगा सभी एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, इन दिस वे द बेस्ट एम्प्लॉय इज असाइंड फर्स्ट रैंक एंड द पुअरेस्ट ऑक्यूपाइज द लास्ट रैंक। इस प्रकार जो बहुत अच्छा एम्प्लॉयज होगा उस फैक्टर के अंदर,
जो इवैल्यूएशन किया है हमने उसको फर्स्ट रैंक मिलेगा, और जो सबसे बेकार होगा, पुअर, जिसकी परफॉर्मेंस होगी, उसको लास्ट रैंक मिलेगा। द रेटर देन सेलेक्ट्स नेक्स्ट हाईएस्ट एंड नेक्स्ट लोएस्ट, मतलब कि जो नेक्स्ट पहले सबसे पहला हाईएस्ट, जो सबसे पहले हाईएस्ट और सबसे पहले लोएस्ट निकालेंगे, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट और नेक्स्ट लोएस्ट निकालेंगे। दिस प्रोसेस इज रैंकिंग कंटिन्यूस अंटिल ऑल द एम्प्लॉयज आर रैंक्ड। ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक सबको रैंक नहीं किया जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, और जो रैंक देंगे ना, सबसे पहले हाईएस्ट रैंक, फिर लोएस्ट, फिर सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लोएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, थर्ड लोएस्ट, फिर फोर्थ हाईएस्ट, फोर्थ लोएस्ट, और ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक सारे एम्प्लॉयज कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन यानी कंपैरिजन क्या आती है यहाँ पर। दिस मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर सिंपल रैंकिंग मेथड। जो भी सिंपल रैंकिंग मेथड का था हमने, उस मेथड में थोड़ी कमियां थी, उस कमियों को पूरा करने के लिए ये मेथड आया, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। अंडर दिस द रेटर असाइन रैंक्स टू द एम्प्लॉयज बाय कंपेयरिंग वन एम्प्लॉय विल ऑल अदर एम्प्लॉय इन द ग्रुप टू डिसाइड हु इज बेटर एम्प्लॉय। इसके अंदर क्या होता है, जो रेटर है असाइन करता है रैंक एम्प्लॉय को, कंपेयर करके एक एम्प्लॉय को सारे ग्रुप से। ठीक है, हु इज बेटर एम्प्लॉय, कौन सा बेटर एम्प्लॉय है। द रेटर इज गिवन ए बुकलेट कंटेनिंग नेम्स ऑफ 2 एम्प्लॉयज ऑन ईच पेज। हर पेज के ऊपर 2 एम्प्लॉयज का नाम लिखा होगा। सो द नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी n इंटू में n-1 अपॉन में 2, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ द पर्सन टू बी कंपेयर्ड। यानी जितने पर्सन को कंपैरिजन करना है उनका नंबर होगा n। फॉर्मूला लगेगा n इंटू में n-1 अपॉन में 2। इट मीन्स दैट वेयर द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज 10, अगर मान के चलेंगे 10 एम्प्लॉय को कंपैरिजन करना है, तो देयर वुड बी 10 इंटू में 10-1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 45 कंपैरिजन होंगे। ठीक है, वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज रिलेटिवली लार्ज, जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ की जो नंबर है वो बहुत लार्ज है। दिस टेक्निक में भी टाइम कंज्यूमिंग। देखो 10 के बारे में भी मैंने बात करी तो 45 कंपैरिजन होंगे 10 के अंदर, और अगर मान लो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, पता नहीं कितने सारे कंपैरिजन करने पड़ेंगे अपने को। Another drawback of this method is that it cannot be used for periodic employees rating because it does not assess the improvement in the employees that might have been made over a period of time. Periodic नहीं कर सकते इसको भाई, हाफ ईयरली वो, इसलिए ये क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है। Further, employees in this techniques are compared to each other on the basis of performance rather than specific job criteria. परफॉर्मेंस के बेस पर ही होंगे, बस एक दूसरे से परफॉर्मेंस जज की जाएगी, कंपैरिजन की जाएगी, जॉब क्राइटेरिया के बेस पे नहीं होगा, इसलिए ये एक और ड्रॉबैक है इसका। आगे है ग्रेडिंग मेथड। नाम से पता है ग्रेडिंग मेथड, यानी ग्रेड प्रोवाइड करेंगे, यानी पहले परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे, फिर एम्प्लॉयज़ को ग्रेड प्रोवाइड करे जाएंगे। अंडर दिस मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल द रेटर डिसाइड सर्टेन एट्रीब्यूट टू बी अप्रेज्ड। रेटर डिसाइड करेगा कि क्या क्या एट्रीब्यूट को हम इवैल्यूएट करेंगे, एंड देन असाइन ग्रेड टू एम्प्लॉयज़। इवैल्यूएशन के बाद फिर उनको ग्रेड प्रोवाइड करेंगे। दिस एट्रीब्यूट्स आर फाइनलाइज्ड वेरी केयरफुल। जो ये एट्रीब्यूट यानी जिसका इवैल्यूएशन करना है, जिन एट्रीब्यूट्स का, उसको बहुत ध्यान से फाइनलाइज करना है आपको कि किस किस को जज किया जाएगा, किस किस परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। दीज एट्रीब्यूट्स में भी जॉब नॉलेज हो सकता है, डिपेंडेबिलिटी हो सकता है, लॉयल्टी हो सकता है, एबिलिटी टू लर्न, क्वालिटी ऑफ वर्क, डेवलपमेंटल पोटेंशियल एटसेट्रा। ये सब चीज़, कई सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिनको हम जज करेंगे। The rater may assign pre-decided grades on the basis of presence or absence of these attributes among employees, generally 5 grades A to E। यानी सपोज कीजिए अगर हम हमें लगता है इस पर्सन के अंदर थोड़ी जो एट्रीब्यूट्स हम चाह रहे हैं वो नहीं है, मतलब कुछ है और कुछ नहीं है, तो हम दे देते हैं इसको B ग्रेड। ऐसे मे बी असाइन टू एम्प्लॉयज़ वेयर ए एक्सलेंट होता है, बी वेरी गुड होता है, सी गुड होता है, डी एवरेज होता है और ई बिलो एवरेज होता है। दिस ग्रेड्स आर असाइन टू एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंस ऑफ डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स। किसके बेस पे ग्रेड दिए जाते हैं कि उनके कैसे वर्क करते हैं वो,
परफॉर्मेंस क्या है उनकी, और डिज़ायर्ड जो एट्रीब्यूट हमें चाहिए उसमें वो है या नहीं है, उस बंदे के अंदर वो है वो एट्रीब्यूट या नहीं है। ठीक है, तो ग्रेडिंग मेथड में क्या होता है, ग्रेड देते हैं A to E, इसमें A होता है एक्सीलेंट, B होता है वेरी गुड, C होता है गुड, D होता है एवरेज और E होता है बिलो एवरेज। ठीक है, रैंकिंग में रैंक दिया करते थे, और पेयर्ड कंपैरिजन में दो बंदों की कंपैरिजन कर चलते थे, एक पेज पे दो बंदे लिखे होते थे, फिर कंपैरिजन होती थी जैसे, और फॉर्मूला लगता था 10 इंटू वो n इंटू में n-1/2, यानी 10 मान लो एम्प्लॉइज है, 10 इंटू में 10-1/2, यानी 45 कंपैरिजन होती थी उस बंदे की। ठीक है, ये पेयर्ड कंपैरिजन हो गया था। अगर ग्रेडिंग मेथड में ग्रेड दिए जाते हैं A to E। ठीक है, जिसमें ए का मतलब होता है एक्सीलेंट, वेरी गुड, फिर आगे फिर गुड, फिर एवरेज और फिर बिलो एवरेज। ठीक है, ये ग्रेडिंग हो गई। आगे है रेटिंग स्केल्स ऑन ग्राफिक रेटिंग स्केल्स और ग्राफिंग रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल देना देखो कैसे करते हैं। ग्राफिक रेटिंग स्केल इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इसको। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज सिंपल रेटिंग स्केल और लीनियर रेटिंग स्केल। इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं हम सिंपल रेटिंग स्केल और लीनियर रेटिंग स्केल। अंडर दिस मेथड जजमेंट अबाउट परफॉर्मेंस आर रिकॉर्डेड, जो भी जजमेंट है उसको रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रेटिंग स्केल्स। कई सारे रेटिंग स्केल्स होंगे, जैसे देखो ये रेटिंग स्केल्स बना रखे हैं कि जॉब नॉलेज इतनी होगी, क्वालिटी ऑफ वर्क इतना है बंदे को, क्वांटिटी ऑफ वर्क इतना है, कितना करता है काम वो, एटीट्यूड ये है उसका। देखो अब कैसे, मान लो एक पर्सन की हम जजमेंट कर रहे हैं, उसकी रेटिंग स्केल दे रहे हैं हम। जॉब नॉलेज इस पर्सन को है, देखो 0 रेट देंगे मान लो जॉब नॉलेज में, तो उसको पुअर इन जॉब नॉलेज, यानी उसको जॉब नॉलेज है ही नहीं। अगर 5 नंबर देंगे उसको, 5 रेट देंगे, तो मोर जॉब नॉलेज रिक्वायर्ड, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी है। और 10 देंगे तो सेटिस्फैक्ट्री जॉब नॉलेज है, मतलब प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री है। 15 बोलेंगे तो गुड वर्किंग नॉलेज है, अच्छी है उसको। और 20 देंगे तो एक्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ जॉब, मतलब उसको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है अपनी जॉब के रिगार्डिंग, जो भी आस्पेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, आगे है क्वालिटी ऑफ वर्क। 0, 5, 10, 15, 20 वही स्केल रहेगा। ऐसे 0 जिसको मिलेगा एक्सेप्शनल एरर्स आती हैं उसकी जो वर्क के अंदर, क्वालिटी वर्क की क्वालिटी के अंदर। ओकेजनल एरर, कभी कभी एरर आती है, मतलब 5 नंबर में। और 10 में सेटिस्फैक्ट्री काम करता है, वो जितना हमें चाहिए वो उतना काम निकाल देता है। 15 है ओकेजनली इनएक्यूरेट, बहुत ही कम रेयर चांसेस होते हैं कभी कभार कि वो इनएक्यूरेट हो जाए। और 20 होता है कि एक्सेप्शनली एक्यूरेट, कि वो प्रॉपर एक्यूरेट काम ही करता है, कुछ गलत नहीं करता। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वर्क, कितना काम निकालता है वो, कितनी क्वांटिटी में वर्क करता है। स्लो वर्कर है, वर्क इन स्पोर्ट्स, कंसिस्टेंट वर्कर है, और अबव एवरेज के अकॉर्डिंग काम करता है, ये यूजुअली फास्ट वर्कर है। ठीक है, एटीट्यूड क्या है उसका, नो इंटरेस्ट, रिलेक्टेड टू कोऑपरेशन में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। केयरलेस है और ओकेजनली अनकोऑपरेटिव हो जाता है। इनडिफरेंट पर्सन है, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है उसको। एंथुइस्ट है 15, मतलब कि अच्छे से काम करता है, एंथुइस्ट है अपने काम के लिए। 20 है एंथुइस्टिक है, पार्टिसिपेटिव है और इनोवेटिव भी है, पार्टिसिपेट भी करता है हर काम के अंदर और नए नए आइडियाज़ भी देता है। तो ये रेटिंग स्केल दे देते हैं हम। रेटिंग स्केल जैसे कई सारे, जॉब नॉलेज हो गया, क्वांटिटी ऑफ वर्क हो गया, क्वालिटी ऑफ वर्क हो गया और एटीट्यूड हो गया, ये हो गए हमारे रेटिंग स्केल्स। और इसके बेस पर हम रेटिंग देते हैं कि हमें 5 नंबर देने हैं, 10 नंबर देने हैं, 0 देने हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रेटिंग स्केल्स। ठीक है, आगे आ जाइए चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड में देखो क्या होता है। Under this method, the rater does not evaluate the performance of the employee. Rater evaluate नहीं करता performance को employee की. He is given a list of some specific statement describing the performance of employees. ये उसको एक लिस्ट दी जाती है जिसमें एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब किया गया होता है। द रेटर इज एक्सपेक्टेड टू इवेलुएट दीज स्टेटमेंट्स एंड टिक टू इंडिकेट वेदर एम्प्लॉयज़ बिहेवियर इज पॉजिटिव और नेगेटिव टू ईच स्टेटमेंट। अब रेटर्स को से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ये स्टेटमेंट को जज करे और फिर देखे कि इसके रिगार्डिंग, मतलब जो ये स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग उस पर्सन को जज करे और फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना या नेगेटिव रिस्पॉन्स देना उसके बेस पे वो दे। जैसे कि एक देखो एग्जांपल दे रखा है अपने को, XY इंडस्ट्री लिमिटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म है ये। एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे यहाँ पर जिसको अप्रेजल कर रहे हैं यहाँ पर, डेजिग्नेशन लिखेंगे उसकी। ठीक है, ये चेकलिस्ट हो गई। नंबर लिखेंगे उस जो फॉर्म का, डिपार्टमेंट होगा,
कौन से डिपार्टमेंट में है वो बंदा और उसका बिहेवियर लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी मतलब चेकलिस्ट है और ये उसका बिहेवियर आएगा नीचे येस और नो में, ठीक है। अब देखो क्या का क्वेश्चन पूछना है, मान लो इज द एम्प्लॉय रेगुलर इन टेंडिंग द जॉब ऑफिस, तो वो जो बंदा रेटर है वो चेक करेगा कि रोज आता है, रेगुलर तरीके से आता है, कोई बीच में छुट्टी तो नहीं मारता। फिर देखेंगे उस पर येस और नो। येस मान लो आता है वो रोज, तो येस, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया। डज द एम्प्लॉय बिहेव नाइसली टू हिज कलीग्स, वो फिर दिखेगा, उसको जज करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि तरीके से सबसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो नो लिख देगा उस पर, और कर रहा है तो यस कर देगा। इज ही हेल्पफुल टू हिज फेलो वर्कर, अपने जो इस साथ वाले काम वर्कर हैं उनके साथ ये हेल्पफुल है, उनके साथ काम कराता है, उनको कोई मदद होती है तो करता है क्या नहीं करता, तो यस और नो दे देंगे। अगर वो अच्छे से करता है तो यस दे देंगे, नहीं करता तो नो कर देंगे। डज ही ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरवाइजर, जो उसको सुपरवाइजर उसको जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको फॉलो करता है या नहीं करता। अगर ढंग से फॉलो करता है तो यस कर दो, नहीं करता तो नो कर दो। तो जो जैसे वो बंदा है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। डज इज ऑलवेज मीट द स्टैंडर्ड, जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे हैं उसको ऑलवेज ये मीट अप करता है, यानी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अच्छा है तो यस, तो नहीं तो नो, ठीक है। तो द एम्प्लॉइज ओवरऑल परफॉर्मेंस रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव स्कोर्स, तो इसकी पूरी परफॉर्मेंस किसके बेस पे होती है, पॉजिटिव स्कोर्स के ऊपर। दिस मेथड इज नोन एज सिंपल चेकलिस्ट मेथड। तो चेकलिस्ट मेथड हो गया, यानी कि जितने, देखो ये लगा लो, एक मिनट रुक जाओ, मान लो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए इससे, ठीक है। अब चेकलिस्ट देखो, इसमें यस है, इसमें नो है, इसमें यस है और नो है। तो कितने यस लिए इसने, 3 यस लिए। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कितना है, 3। तो इस 3 पे बेस्ड होता है, यानी जो ये हमने काउंट करा है ना, तो एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस किस पे बेस होगी कि पॉजिटिव स्कोर कितना है उसका। तो मान लो 5 में से 3 पॉजिटिव है तो चलो ठीक है, नॉर्मल पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है। और अगर 5 में से एक ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है इसका, तो दैट मीन्स ये नेगेटिव पर्सन है ना, ऐसे। समटाइम्स वेट्स आर असाइन टू ईच स्टेट, कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉपर तरीके से हम नहीं निकाल पाते इसको, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको हम वेट असाइन कर देते हैं। दिस मेथड इज नोन एज वेटेड चेकलिस्ट मेथड, उसको वेटेड चेकलिस्ट मेथड बोलते हैं। अंडर दिस मेथड द रेटर कलेक्ट्स एंड चेक ऑल द स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज बिहेवियर। रेटर क्या करता है, कलेक्ट करता है और चेक करता है हर स्टेटमेंट को एम्प्लॉयज के बिहेवियर से रिलेटेड। ही इज नॉट अवेयर अबाउट द वेट्स टू बी असाइन टू वेरियस स्टेटमेंट्स, उसको पता नहीं होता प्रॉपर तरीके से कि क्या वेट असाइन करने हैं हर एक स्टेटमेंट को। लेटर ऑन वेट्स आर अटैच टू द वेरियस स्टेटमेंट, फिर बाद में क्या करता है वो अवेयर होता है उसके रिगार्डिंग और फिर वेट अटैच करता है स्टेटमेंट से रिगार्डिंग। फाइनल द वेट्स आर एवरेज्ड एंड एम्प्लॉयज इवैल्यूएटेड, वेट को एवरेज किया जाता है, वेट को इवैल्यूएट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को इवेलुएट किया जाता है। ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मेथड इज़ दैट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि देखो सब स्टेटमेंट को वो अच्छे तरीके से जज करेगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर वेट भी असाइन करेगा, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत टिपिकल सा कॉम्प्लेक्स मेथड है। Further, checklist should be prepared by a supervisor who has detailed knowledge of the job and he is perfect in preparing and assigning weights to these statements. In spite of all this, it is subject to limitation of biasness on the part of the raters. देखो इसमें biasness हो सकती है, क्योंकि एक सुपरवाइजर के हाथ में अगर ये सारा काम आता है तो वो bias हो सकता है कि अगर मान लो उसके उस बंदे से अच्छे रिलेशन नहीं है तो उसके ऊपर यस और नो में नो पे ज़्यादा टिक कर देगा, ठीक है। द फर्स्ट चॉइस मेथड में बी यूज टू चेक रिड्यूस द बियासनेस ऑफ द रेटर। फिर अगर देखो इस जो मेथड की जो कई सारे ड्रॉबैक्स थे उसको कम करने के लिए एक नया मेथड आया, फर्स्ट चॉइस मेथड, ठीक है। तो कौन क्या है फर्स्ट चॉइस मेथड, देखिए फर्स्ट चॉइस मेथड इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक पुराना ट्रेडिशनल मेथड है ये भी एक। दिस मेथड वाज डेवलप्ड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड के एंड में इसको डेवलप किया गया। क्या बोल रहे हो? Under this method, a large number of descriptive statements in groups are prepared in relation to some job performance activity. कई सारी statement prepare की जाती है job performance activity से related. Each group may consist of either 4 statement or 5 statement relating to specific job performance factor.
जो हर एक ग्रुप है उसके अंदर 4 से 5 स्टेटमेंट कंसिस्ट होंगी जॉब परफॉर्मेंस से रिलेटेड। इन केस ऑफ 4 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट में बी मोस्ट डिस्क्रिप्टिव, 4 स्टेटमेंट में से जो 2 होंगी वो मोस्ट डिस्क्रिप्टिव होंगी, फेवरेबल एंड टू स्टेटमेंट में भी लीस्ट डिस्क्रिप्टिव अनफेवरेबल। 2 स्टेटमेंट फेवरेबल होगी, 2 अनफेवरेबल होगी। द रेटर इज फोर्स्ड टू सेलेक्ट द वन स्टेटमेंट फ्रॉम ईच ऑफ द 2 कैटेगरीज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट दैट क्लोजली डिस्क्राइब एम्प्लॉयर्स बिहेवियर और जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस। रेटर से फोर्स किया जाएगा कि उसको एक स्टेटमेंट, हर एक दो कैटेगरी में से एक स्टेटमेंट क्या करनी है, चूज करनी है जो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को जज कर सके। समटाइम 5 स्टेटमेंट इन ग्रुप्स आर प्रिपेयर्ड, कभी कभार एक ग्रुप के अंदर 5 स्टेटमेंट होती है। 2 स्टेटमेंट में बी मोस्ट डिस्क्रिप्टिव फेवरेबल, 1 स्टेटमेंट में बी न्यूट्रल एंड 2 स्टेटमेंट में बी लीस्ट डिस्क्रिप्टिव अनफेवरेबल। देखो मान लो एक पर्सन के रिगार्डिंग कैसे करेंगे इसके अंदर। मान लो एक पर्सन का नाम है राजेश, ठीक है, जो एम्प्लॉय है, उसके रिगार्डिंग 5 स्टेटमेंट आएगी, ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो एक होएगी, जो 2 आएंगी वो उसके लिए फेवरेबल होगी, ये अच्छे से काम करता है, इसकी नॉलेज अच्छी है, ठीक है, जो भी है। एक होगी न्यूट्रल होगी, ना वो फेवरेबल होगी और ना अनफेवरेबल होगी, ऐसी होगी, ठीक है। डी और ई होगी, 2 ऐसी होंगी जो उसकी बिल्कुल बेकार होंगी कि बिल्कुल भी काम नहीं करता और बिल्कुल भी ढंग से देखता नहीं क्या चल रहा है। को फोर्सली बोला जाएगा कि अब इसमें से आपको एक कुछ चूज करना है उसके लिए, हर एक उसके अंदर से, तो वो चूज करेगा, ठीक है। फोर्सली उसको चॉइस करना पड़ेगा। तो देखो, thus on a 5-point scale items are mixture of positive, neutral and negative statement। तीन चीज का जो मिक्सचर है वो 5 स्टेटमेंट के अंदर। द रेटर्स आर फोर्स टू चूज द स्टेटमेंट विच वेरी क्लोजली मैचेस टू एम्प्लॉयज बिहेवियर। रेटर्स को फोर्स किया जाएगा कि ऐसे स्टेटमेंट चूज करे जो एम्प्लॉय के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा क्लोज हो। The purpose of this method is to eliminate the biasness on the part of the rater supervisor। ये किस लिए बनाई गई, ताकि जो biasness है वो कम कर दी जाए एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर के रिगार्डिंग। The purpose of this method is to eliminate the biasness of the part of the rater supervisor। The merit of this method is that it tries to identify and distinguish between efficient and inefficient person। इसके अंदर efficient और inefficient person के अंदर हम difference कर सकते हैं इस method के जरिए। The major drawback of this method is that it is very difficult to construct and administer। वो ड्राबैक क्या है, इसको कंस्ट्रक्ट और एडमिनिस्टर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इट इज़ रियली वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग है इसकी स्टेटमेंट को बनाना। विच आर मोस्ट डिस्क्रिप्टिव एंड लीस्ट डिस्क्रिप्टिव, जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल और अनफेवरेबल वाली है उनको बनाना ही बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। फर्दर इट पॉइंट्स आउट दैट रेटर कैन नॉट मेक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इफ़ गिवन फ्रीडम टू डू सो। तो देखिए, जो रेटर है वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं दे सकते उसका, अगर उनको फ्रीडम अगर उस तरीके की दी जाए तो, ठीक है। आगे है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखिए, दिस मेथड इज यूजफुल टू चेक द स्कोप ऑफ पर्सन बियासनेस ऑफ द रेटर। इसके क्यों बनाया गया मेथड, ताकि जो पर्सनल बियासनेस होती है रेटर को उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। दिस मेथड हेल्प्स टू इन इंश्योरिंग दैट ऑल द एम्प्लॉयज में नॉट बी प्लेस्ड एट हायर एंड और एट द बॉटम एंड ऑफ द स्केल। इस मेथड को की हेल्प से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो ऑल एम्प्लॉयज़ है वो ना तो हायर एंड पे आए ना ही बॉटम एंड पे आए स्केल के। इट फोर्सेस द रेटर टू डिस्ट्रीब्यूट द एम्प्लॉयज़ बीइंग अप्रेज्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिसाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये फोर्स करता है रेटर को कि एम्प्लॉयज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट करो बीइंग अप्रेज्ड अकॉर्डिंग टू ए प्री डिसाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा पहले ही डिसाइड की गई डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उनको क्या करो, अप्रेज करो, इवेलुएट करो। अंडर दिस मेथड ए 5-point स्केल फॉर जॉब परफॉर्मेंस इज डेवलप्ड। 5-point स्केल जो है वो यूज़ किया जाता है जॉब परफॉर्मेंस के लिए, उसको बनाया जाता है। देखो, ये 5% स्केल है, परसेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़, और नीचे है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय ऑन ए नॉर्मल कर्व
देखो एक एक एंड पे क्या होगा 10%, दूसरे एंड पे 10%, फिर 20 और 20 बीच में 40 हो गया, ठीक है। जो स्टार्टिंग के होंगे वो अनसेटिस्फैक्ट्री होंगे, मतलब बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं करते हैं। फिर आगे जो 20% होंगे वो बिलो एवरेज होंगे, मतलब ठीक है एवरेज से कम काम करते हैं। 40% वाले होंगे जो एवरेज स्कोर कर रहे हैं, और 20% वाले होंगे जो अबव एवरेज वर्क कर रहे हैं, और जो आगे के जो 10% होंगे वो एक्सीलेंट वर्कर होंगे, ठीक है। तो इसमें पहले से ही एक जॉब स्केल बना दिया जाता है। ऑन द वन एंड ऑफ द स्केल इज द बेस्ट जॉब परफॉर्मेंस, वेयर एज अदर एंड ऑफ द स्केल इज द पुअरेस्ट जॉब परफॉर्मेंस। द रेटर्स आर गिवन इंस्ट्रक्शन टू एलोकेट 10% ऑफ द एम्प्लॉयज एट टॉप एंड ऑफ द स्केल आई excellent, 20% of the employees as below average, and 10% on the unsatisfactory or poorest. The distribution pattern conform to normal frequency distribution as shown in the 8.4. normal frequency distribution यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम बता देंगे कि भाई कौन से एवरेज स्कोरर हैं, कौन से बिलो एवरेज स्कोरर हैं, इसके थ्रू हम यूज़ करके। The main advantage of this method is that it strives to check eliminate scope of subjective judgment by रेटर्स और सुपरवाइजर्स। इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये कंट्रोल करता है और एलिमिनेट करता है उन सब सब्जेक्टिव जजमेंट्स की जो रेटर की द्वारा दी गई हैं। फॉर इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई दिस मेथड, बहुत ईजी है इसको अप्लाई करना, ठीक है। आगे देखिए क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। Generally, performance of an employee is evaluated on periodical basis. Generally क्या होता है, जो परफॉर्मेंस है पीरियोडिकल बेस पर ही जज की जाती है, जैसे कि क्वार्टरली, एनुअली, 6 मंथली, ठीक है, ऐसे। इट मे बी इवेलुएटेड 6 मंथली और एनुअली, ठीक है। It may not reflect the true picture about the performance and characteristics attribute possessed by a person. Therefore, a method of regular continuous performance appraisal has been developed. देखिए जब 6 मंथली होएगी इवैल्यूएशन या एनुअली होगी, तो हम प्रॉपर तरीके से बंदे की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते कि रोज़ की उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, रेगुलर या फिर कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस अप्रेजल। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। Under this method, the rater supervisor continuously observe the performance and the behavior of the ratee's employees and note any deviation from their normal behavior. और क्या करते हैं, नोट करते हैं जो भी डेविएशन आती है उनके नॉर्मल बिहेवियर के अंदर, और रोज़ उनको जज करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। दिस डेविएशन फ्रॉम देयर नॉर्मल बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल इंसिडेंट। और मान लो उनमें रोज़ के अंदर कोई चेंज आता है उनके बिहेवियर के अंदर, मतलब आज नॉर्मल थे कल कुछ चेंज आया है, तो रोज़ के रोज़ उनकी जो बिहेवियर के अंदर है और काम पैटर्न के अंदर, वर्किंग पैटर्न के अंदर कोई डिफरेंस है तो उनको नोट किया जाता है। और जो इन डेविएशन को उनके नॉर्मल बिहेवियर से और परफॉर्मेंस से जो डेविएशंस आती हैं उनको बोलते हैं हम क्रिटिकल इंसिडेंट। ए क्रिटिकल इंसिडेंट मीन्स एन एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय। एक एक्सेप्शनल बिहेवियर, कुछ अलग ही बिहेव किया उन्होंने एम्प्लॉय ने। एग्जाम्पल रेगुलरली इरेगुलर एब्सेंट फ्रॉम वर्क, कि मतलब रेगुलरली क्या कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से रोज एब्सेंट हो जाता है, 2 दिन आता है 1 दिन नहीं आता, 2 दिन आता है 1 दिन नहीं आता। नॉट अबेड सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के को की आज्ञा नहीं मान रहा, वो मिसबिहेव कर रहा है सीनियर के साथ। परफॉर्मेंस बिलो स्टैंड जो है परफॉर्मेंस उसकी स्टैंडर्ड से कम आ रही है। एक्सेप्टेड पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट निकाल रहा है वो। वेस्टेड रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और रिसोर्स को क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। रिजेक्टेड इन्फीरियर प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्ट हैं उसके द्वारा बनाए गए हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस अबव स्टैंडर्ड, वेरी ऑबिडेंट एग्जीक्यूटिव। और क्या हो सकता है कि इससे अपोजिट, यानी अच्छा भी काम कर सकता है वो, कि पंक्चुअल है, अपने काम के रिगार्डिंग है और ढंग से काम कर रहा है वो है, और स्टैंडर्ड से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, वेरी ऑबिडेंट पर्सन है वो अपने सुपीरियर से, ऐसे भी हो सकता है। ऑल दिस इलिस्ट्रेशन शो ए सिग्निफिकेंट एक्ट बाय एम्प्लॉय परफॉर्मिंग बिलो और अबव द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज जॉब टू द ऑर्गेनाइजेशन। इससे हम पता चल जाता है कि वो ढंग से परफॉर्मेंस कर रहा है,
अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या नहीं कर रहा। अंडर दिस मेथड रेटर्स नोट डाउन ऑल सच सिग्निफिकेंट इंसिडेंट रिलेटिंग टू एवरी एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, सब चीज़ नोट डाउन कर लेते हैं वो। ऑल द सिग्निफिकेंट पॉजिटिव नेगेटिव इंसिडेंट आर रिकॉर्डेड इन ए स्पेशली डिजाइन नोटबुक। जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, एक नोटबुक के अंदर क्या कर ली जाती है, नोट कर ली जाती है। The written record of this event is essential because the raters may forget the incident if not recorded. Written जरूरी है क्योंकि जो नहीं लिखे होंगे वो भूल जाएंगे हम, ठीक है। The main merits of this method of the performance appraisal is that it provides an objective basis for the appraisal of performance of एक objective base provide करती है कि इसमें day to day सारी performance appraisal की जा रही है। बेसिक ड्रॉबैक क्या होगा इस मेथड का, वेरी क्लोज अटेंशन चाहिए इसमें रेटर्स की, बिल्कुल पास में जाके देखना पड़ेगा कि क्या कर रहा है वो, क्या नहीं कर रहा है, कैसे बात कर रहा है सबसे। फर्दर समटाइम्स नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंसिडेंट्स में बी रिकॉर्डेड अबाउट एन एम्प्लॉय, जो ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं वो भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सो इट विल बी डिफिकल्ट टू अप्रेज एन एम्प्लॉय इन इट इफ क्रिटिकल इंसिडेंट डज नॉट ऑकर। इसलिए अगर मान लो कोई ना पर्सन वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ना वो कुछ बुरा काम कर रहा है, ना परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी ना बुरी है, तो वो न्यूट्रल हो गया, तो हम उसमें क्रिटिकल उसके कोई भी इंसिडेंट लिख ही नहीं सकते, उसके मतलब नोट ही नहीं कर सकते, तो कैसे पता चलेगा। तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। तो क्रिटिकल इंसिडेंट में याद रखना, क्रिटिकल इंसिडेंट क्या होता है कि पास जाके रेगुलर रूप में उनके काम को जज करना, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना और लिखना कि वो किस तरीके से आज वर्क किया है उसने, वो होता है क्रिटिकल इंसिडेंट। आगे है एसे मेथड। This method is free from appraisal of the employee's performance during the rating period. Under this method, the raters evaluate the employees in relation to various factor overall performance of the employee. देखो जो किस बेस पर evaluation की जाती है इसमें, overall performance of the employee, job knowledge, strength and weakness of the employees, promotion prospects, employees attitude, need for training and development ऑफ द एम्प्लॉय। इन सबके बेस पर क्या आती है, एक परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की जाती है। द रेटर डिस्क्राइब्स अबाउट द एम्प्लॉय इन ए फ्री फॉर्म इन हिज ओन वर्ड्स। अंडर दिस मेथड जो रेटर है एक एम्प्लॉय को एक फ्री फॉर्म में डिस्क्राइब करेगा अपने वर्ड्स के अंदर। अंडर दिस मेथड नो अटेम्प्ट इज मेड टू अप्रेज द एम्प्लॉय इन क्वांटिटेटिव टर्म, क्वांटिटेटिव टर्म में नहीं बताएगा वो उसके बारे में, अपने ऐसे के थ्रू, मतलब ये लगा लो ना, हम मान लो किसी को बताना चाहते हैं कि ये पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, ये इस तरीके से काम करता है, ये अच्छा है, इस मैंने देखा है इसको, ये सब सुपरवाइजर को ओबे करता है, उसकी आगे का पालन करता है, सबसे अच्छे से बात करता है, जिसको हेल्प चाहिए होती है उसकी हेल्प करता है। तो क्वांटिटेटिव टर्म नहीं होगा, वो अपने अकॉर्डिंग ऐसे के रूप में उसके बारे में सब कुछ बताएगा। द मेजर एडवांटेज of this method is that it provides a lot of information about the employee, बहुत सारी information बताएगा employees के बारे में, particularly when he is requested to provide 2 or 3 example of each judgment he makes। मेन ये होगा 2-3 जजमेंट के एग्जाम्पल देने पड़ेंगे उसको। इट प्रोवाइड स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज़, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी बताएगा उसके बारे में और नॉर्मल जनरल इन्फॉर्मेशन भी बताएगा उसके बारे में। दिस मेथड सफर्स फ्रॉम सेवरल लिमिटेशन, बहुत सारे लिमिटेशन है इस मेथड की। फर्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द राइटिंग स्किल एंड एनालिटिक एबिलिटी ऑफ द रेटर। कि सबसे पहले देखो ऐसे के रूप में सब कुछ उसके बारे में बताना, तो उस बंदे में जो रेटर है, जो रेट प्रोवाइड कर रहा है, जो एवेल्युएशन कर रहा है, उसमें एक रिटन राइटिंग स्किल होनी चाहिए, तभी वो अच्छा बोल सकता है उसके बारे में। सेकेंडली, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है कि उसके बारे में बहुत कुछ बोला जाएगा, टाइम कंज्यूम होएगा। द रेटर विल हैव टू फर्स्ट कलेक्ट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड देन ही मस्ट राइट, सबसे पहले उसको सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, फिर वो रेटर राइट करेगा उस बारे में। फर्दर, इट ऑल्सो रिलेज ऑन द मेमोरी पावर ऑफ द रेटर, रेटर की मेमोरी पावर कितना वो बता सकता है उसके बारे में। दस द क्वालिटी ऑफ द रेटिंग डिपेंड्स ऑन द राइटिंग एबिलिटी ऑफ द रेटर, इसलिए जो क्वालिटी है रेटिंग की वो रेटर्स के राइटिंग स्किल्स पर डिपेंड करती है एंड नॉट ऑन द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, एक्चुअल परफॉर्मेंस पे बेस करती। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन ऐसे फॉर्म इज नॉट सुटेबल फॉर इवैल्यूएशन एनालिसिस, इसलिए लास्ट में हम ये बोलते हैं कि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ऐसे के बेस पे सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे नहीं बेस होती, ये
जो रेटर है, रेट प्रोवाइड कर रहा है, उसकी राइटिंग स्किल्स पे बेस होती है। अगर उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के अच्छे से बोलेगा, राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो वो उसके बारे में नॉर्मल सा बोलेगा। ठीक है, आगे है फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड में देखिए, अंडर दिस मेथड अप्रेजल इज डन बाय द रेटर ऑफ द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। अप्रेजल रेटर के द्वारा की जाती है कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ एचआर डिपार्टमेंट की। द रेटर्स कंडक्टिंग फील्ड रिव्यूज are generally given training on how to conduct the interview and develop writing skills। रेटर क्या करते हैं, फील्ड रिव्यू लेते हैं और आर जनरली गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ टू कंडक्ट, और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाते हैं कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है और कैसे राइटिंग स्किल्स जनरेट की जाती है अपने अंदर। रेटर्स फ्रॉम द एचआर डिपार्टमेंट इंटरव्यू इमीडिएट सुपीरियर टू इवेलुएट देयर सबॉर्डिनेट्स। इंटरव्यू करते हैं अपने सुपीरियर का, किसके लिए, अपने सबॉर्डिनेट्स की को इवेल्युएशन करने के लिए। ठीक है, the rater inquiry from the superiors about the performance of their subordinate, their strength। जो रेटर होते हैं सुपीरियर से अपने सबॉर्डिनेट के बारे में, उनके सबॉर्डिनेट के बारे में पूछते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कैपेसिटी कैपेबिलिटी क्या है, एटीट्यूड क्या है। द डिटेल्स आर इंक्वायर्ड ऑरली फ्रॉम द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर से ऑरली वो डिटेल्स ली जाती है। द रेटर्स देन टेक डिटेल नोट्स ऑफ ऑल द आंसर। और जो भी वो आंसर लेंगे, मतलब ये लगा लो कैसे इसमें वो किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो सुपीरियर है उनसे उनके सबॉर्डिनेट्स के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इंटरव्यू लिया जाता है सुपीरियर का सबॉर्डिनेट के बारे में पूछने के लिए। कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुपीरियर से, और जो वो आंसर देता है एक बार तो उससे ऑरली सुना जाता है, फिर बाद में जो रेटर है उसको रिटर्न कर लेता है, रिटर्न फॉर्म में लिख लेता है, नोट्स ले लेता है उस आंसर के। ऑल दिस डिटेल्स आर देन अप्रूव्ड बाय द सुपरवाइजर्स एंड प्लेस्ड इन द एम्प्लॉयज पर्सनल रिकॉर्ड। फिर जो सारी जो चीज़ें लिखा गया है सुपरवाइजर से उसको अप्रूव करवा लेंगे, और वो सारी डिटेल्स किस में लिखी जाएगी, एम्प्लॉय के पर्सनल रिकॉर्ड के अंदर। द सक्सेस और फेलियर ऑफ दिस मेथड इज सब्जेक्ट टू कैपेबिलिटी ऑफ द रेटर। सक्सेस होगा या फेलियर होगा इस मेथड का, ये रेटर के जो कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि रेटर कौन कौन से किस तरीके क्वेश्चन पूछता है और वो कैसे नोट डाउन करता है उनके आंसर को, वो उसके कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। द ओवरऑल रेटिंग अंडर दिस मेथड आर क्लासिफाइड अंडर 3 हेड्स, एक्सीलेंट, एवरेज एंड बिलो एवरेज। 3 रेटिंग दी जाती है इसके अंदर, एक्सीलेंट, एवरेज और बिलो एवरेज। देयर इज नो बर्डन ऑन द सुपरवाइजर अबाउट फिलिंग अप वेरियस अप्रेजल फॉर्म्स। कोई इसमें बर्डन नहीं बना सकते आप सुपरवाइजर के ऊपर कि भाई एक अप्रेजल फॉर्म भरो। फर्दर इट ऑल्सो मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ बियासनेस। ये बियासनेस की पॉसिबिलिटी है उसको भी कम कर देता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फील्ड रिव्यू मेथड हो गया। तो ये 10 मेथड करे हमने किसके, जो ट्रेडिशनल मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब हम आगे करेंगे मॉडर्न मेथड, कुछ 4-5 मेथड है मॉडर्न मेथड, वो भी हम करेंगे। फर्स्ट है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन स्टूडेंट HRM के जो नेट का सिलेबस है, नेट का सिलेबस जो HRM का, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, तो मॉडर्न मेथड में फर्स्ट मेथड है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO। द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑफ रिसेंट ओरिजिन, यानी मॉडर्न टेक्निक एक तरह से। This concept was propounded by Peter F. Drucker in 1954 when his work The Practice of Management was first published। देखिए ये कंसेप्ट पीटर एफ ड्रकर ने लेके आया 1954 में, जब उसका फर्स्ट वर्क जो हुआ था, फन हिज वर्क प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट पब्लिश हुआ था। This concept recognizes the contribution of employees in the development of the organization। ये concept recognize करता है employees की contribution organization की development में। MBO is a process whereby the superior and subordinate manager of an organization jointly identify its common goal
define each individual's major areas of responsibility in terms of results expected of him, and use these measures as guide for operating the unit and assessing the contribution of each of its member. इसमें क्या होता है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट मैनेजर होता है ना, वो जॉइंटली क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉमन गोल क्या है हमारे, ठीक है, और एक हमारे ईच इंडिविजुअल की मेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी जगह पे है, ठीक है, और जो इन मेजर्स को, जो भी हम मेजर्स निकालते हैं उसको यूज़ करते हैं यूनिट को ऑपरेट करने में है, और असेसिंग करते हैं कि हर जो हमारे मेंबर है उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा। दस MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है उनके बेस पर मैनेजमेंट करना। दस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सेटिस ऑन म्यूचुअल सेटिंग ऑफ गोल्स, प्लस सब आपस में एक दूसरे के सब अपन क्या निकाल लेते हैं, कॉमन गोल्स निकाल लेते हैं और उसको सेट करना यानी क्लेम करने की ट्राई करते हैं। इट फर्दर स्ट्रेसेस ऑन what must be accomplished rather than how it is to be accomplished, कि इसमें ये स्ट्रेस देते हैं कि इसको हमने पूरा करना ही करना है, यानी हम अपने गोल को पूरा करना ही करना है, ना कि ये देखना कि हाउ इट इज़ टू बी अकम्पलिश्ड, ठीक है। इसमें इस पर स्ट्रेस दिया जाता है कि अकम्पलिश मतलब इसको पूरा करना ही करना है ज़रूरी, ना कि ये देखना कि भाई किस तरीके से इसको अकम्पलिश किया जाएगा। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द MBO प्रोसेस। MBO प्रोसेस में देखो कौन कौन से स्टेप आते हैं। फर्स्ट, the senior and the subordinate mutually determine goals to be achieved during the appraisal period। वो determine करेंगे कौन कौन से goals या कौन कौन से aims है जिनको हमने achieve करना है appraisal के time में। These predetermined goals will be used to evaluate employee performance। इस predetermined goals को हम use करेंगे employees की performance को evaluate करने के लिए। Setting of performance standards for the subordinates, these standards will be used as a yardstick against which performance of subordinates to be compared। यानी कि subordinate के लिए standard set करना जो कि benchmark के रूप में काम किया जाएगा, जिसमें और जिससे original performance है जो employees की, जो real performance है employee की, उसको measure किया compare किया जाएगा और measure किया जाएगा deviation को। measures the actual performance of the employee and compare its goal agreed upon। फिर measure किया जाएगा क्या करके, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाएगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो मेज़र किया जाएगा फिर उनको कंपेयर किया जाएगा। सीनियर एंड सबऑर्डिनेट विल म्यूचुअली डिसाइड वेदर गोल्स वर बीइंग अचीव्ड और नॉट, कि जो गोल्स है वो अचीव होंगे या नहीं होंगे। दिस में हेल्प डिटरमाइन ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। फिर से पता चलेगा कि भाई एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। Establish new goals and strategies due to change in the business environment for the next period based upon previous performance levels। नए गोल्स सेट करेंगे और स्ट्रेटजीज बनाएंगे क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो गया है। नेक्स्ट पीरियड बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस लेवल, नए जो परफॉर्मेंस लेवल के बेस में जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो गया है, इसलिए जो नए जो गोल भी चेंज होएगा और स्ट्रेटजी में चेंज होएगा। MBO has become a comprehensive technique of managerial planning and control. It stresses on participative goal setting। इसके अंदर स्ट्रेस दिया जाता है कि इकट्ठे होकर सारे मिल के गोल सेटिंग करेंगे और उस गोल को क्लेम करने की तैयारी करेंगे। म्यूचुअल गोल सेटिंग इम्प्रूव्स गोल क्लैरिटी एंड रिजल्ट इन रियलिस्टिक प्लान टू विच द पीपल बिकम कमिटेड। इसमें क्या होगा, जो अगर म्यूचुअल गोल सेटिंग होगी ना तो उनको ना उसकी गोल की क्लैरिटी होगी, उनको रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि इस गोल की से हमें ये चीज़ मिल सकता है, तो इसलिए वो कमिटेड हो जाएंगे अपने काम के लिए। इट ऑल्सो सर्व एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल फॉर एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ये और क्या है, सेल्फ कंट्रोल फॉर एम्प्लॉयज़ के अंदर सेल्फ कंट्रोल की भावना आएगी और क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से वर्क करेंगे। इट मे लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी। फर्दर क्लियरली अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी। देखो सिंपल मैं नाम से बता देती हूँ, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना वो खुद जो सुपीरियर होते हैं और सुपरवाइज़र और सुपीरियर और सबॉर्डिनेट सारे मिल के अपनी पर्सनल गोल सेटिंग करते हैं, मीन्स सारे मिल के गोल सेटिंग करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए
और फिर उन गोल्स को अचीव करने में सारे एक दूसरे की मदद करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है, सब मिलके काम करेंगे तो अच्छे तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है। आगे है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए इसमें सारे मिलके परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। द एम्प्लॉयज में बी अप्रेज्ड बाय द इमीडिएट सीनियर, सुपरवाइजर, सबॉर्डिनेट, कंसल्टेंट, कस्टमर एंड सेल्फ। दिस टेक्निक ऑफ अप्रेजल बाय मल्टीपल रेटर इज नोन एज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ को ना इवेल्युएट किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को सीनियर भी करते हैं, सुपरवाइज़र भी करते हैं, सबॉर्डिनेट भी करते हैं, कंसल्टेंट भी करते हैं, इवन कस्टमर भी करते हैं, और वो खुद भी सेल्फ अप्रेज्ड करता है अपनी, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल रेटर अप्रेजल की या फिर 360 डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो दिस मेथड ऑफ अप्रेजल प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अबाउट एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। इट इज़ मोर यूजफुल फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय की बेटर डेवलपमेंट को इसके अंदर देखा जाता है, क्योंकि देखिए सबसे अप्रेजल करवा रहे हैं परफॉर्मेंस की। तो देखो मान लो जैसे कस्टमर है, वो उस एम्प्लॉय की बहुत पास रिलेशन में हो गया, वो खुद का इवैल्यूएशन करेगा तो खुद को ज़्यादा पता है अपने बारे में, ठीक है। उसके सबॉर्डिनेट, उसके नीचे काम करने वालों से इवैल्यूएशन लेंगे, वो भी उसके बहुत नज़दीक हैं, उसके ऊपर काम करने वाले से लेंगे तो उसको भी पता है कि किस तरीके से काम करता है। जिससे क्या होगा, उसकी हर तरीके से, हर एंगल से उसकी क्या हो जाएगी, परफॉर्मेंस अप्रेज हो जाएगी, इवैल्यूएट हो जाएगी। इसे ही बोलते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। हर डिग्री से, हर एंगल से क्या कर लिया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जाएगा। अब देखो परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय किसके द्वारा, किसके द्वारा क्या कहते हैं, अप्रेज किए जाएंगे, सुपरवाइजर, सबॉर्डिनेट्स, कस्टमर, कंसल्टेंट, सेल्फ और सीनियर, ठीक है। आगे है ह्यूमन एसेट्स अकाउंट। देखो नाम से, दोनों का नाम से पता चल जाएगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव बना के मैनेजमेंट करना, मतलब कॉमन गोल बनाना, जो सुपरवाइजर्स और सबॉर्डिनेट मिलके बनाएंगे और उन पर काम करेंगे उस गोल को प्राप्त करने के लिए, वो हो गया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इससे क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेज होगी, अच्छे से अच्छा उन गोल को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, कमिटमेंट होगी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो अच्छे से काम करेंगे, तो अच्छे से काम करेंगे तो परफॉर्मेंस उनकी बढ़ेगी। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मॉडर्न टेक्निक है। 360 डिग्री के नाम से पता चल जाएगा कि हर एक एंगल से परफॉर्मेंस को जज करना, यानी कि सुपीरियर भी उसके, सबॉर्डिनेट भी उसके, और कस्टमर भी उसके, वो कंसल्टेंट भी, खुद भी वो इवैल्यूएट करेगा अपनी परफॉर्मेंस को, तो क्या होगा, उससे अच्छी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी। आगे ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड। देखो ह्यूमन को एसेट माना गया है। द ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड इज नॉट अ वेरी पॉपुलर टेक्निक, ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक नहीं है। अंडर दिस मेथड मॉनेटरी वैल्यू अटैच टू द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गुडविल। Human organization's value inflates its teamwork and high morale prevails in the organization and decreases if there is an atmosphere of conflict and distrust in the organization। देखो इसमें क्या होता है, ह्यूमन को ना, एसेट को ना वैल्यू दी जाती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन जो है, यानी कि जो अगर एम्प्लॉयज़ हैं अच्छे से रहते हैं तो उनको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, उनकी वैल्यू ज़्यादा रेट से लगाई जाएगी। और जिसमें ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती है अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो उनको कम रेट प्रोवाइड की जाएगी, कम वैल्यू लगाई जाएगी। वैल्यू ऑफ ह्यूमन एसेट इंक्रीजेज इफ कैपेबल एंड एक्सपीरियंस पर्सन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, वाइस वर्सा। अगर वैल्यू ऑफ ह्यूमन एसेट की ज़्यादा होगी जब अच्छे एम्प्लॉयज़ अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, स्किलफुल पर्सन, और अगर अच्छे नहीं कर रहे हैं तो फिर वो वैल्यू कम लगेगी आपकी। Further, under this method, key casuals and intervening enterprises variable are evaluated. Thus, organization policy, strategy, skills, attitude of employees, motivation level, and communication system, etc., must be evaluated over a long period of time for computation of human asset accounting। इनके लिए ये पॉलिसी, स्ट्रेटजी, स्किल्स, एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय सबको मेजर किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग को बनाने के लिए, ठीक है। आगे है बार्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है बार्स का। डिफाइन बार्स से आ जाएगा सिंपल। तो आपको सबसे पहले बार्स की क्या आनी चाहिए, फुल फॉर्म आनी चाहिए। क्या है बार्स की फुल फॉर्म, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स,
ठीक है, बिहेवियरली एंकर्ड। तो बार्स इज अनदर इंपॉर्टेंट मॉडर्न टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। दिस टेक्निक कंबाइंस द मेरिट्स ऑफ रेटिंग स्केल्स मेथड एंड क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। ये जो टेक्निक है इसके अंदर दोनों जो रेटिंग स्केल्स हैं उनकी क्या है, एडवांटेज है। कौन कौन से की, रेटिंग स्केल मेथड की और क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड की, दोनों के एडवांटेज है, इस मेरिट्स है इस टेक्निक के अंदर। इट स्ट्राइव्स द टू आइडेंटिटी द क्रिटिकल एरियाज ऑफ द परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू ए जॉब। इसमें आइडेंटिटी करते हैं हम क्रिटिकल एरियाज की परफॉर्मेंस, वही कौन सी क्रिटिकल इंसिडेंट हैं इसके अंदर जॉब के अंदर, एंड डिफाइन मोर इफेक्टिव एंड लेस इफेक्टिव बिहेवियर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। और क्या डिफाइन करते हैं कि कौन सा मोस्ट इफेक्टिव और लेस इफेक्टिव बिहेवियर है टू डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए। The desired effective behavior is defined by developing bars। जो desired effective behavior है उसको define किया जाएगा bars को develop करके, behaviorally anchored rating scale को develop करके। The supervisor then compare the actual behavior and performance of the employees विद प्री डिसाइडेड इफेक्टिव बिहेवियर। जो हमने पहले डिसाइड किया था इफेक्टिव बिहेवियर, उससे कंपैरिजन किया जाएगा एक्चुअल बिहेवियर का और परफॉर्मेंस का। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बार्स बनाने के लिए, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स बनाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन स्टेप फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट, डिफाइन क्रिटिकल इंसिडेंट। जो भी क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं उसको डिफाइन करना है अपने को। The pupil with in-depth knowledge of the job describe the specific example of more effective and less effective behavior related to job performance। जॉब परफॉर्मेंस से जो मोस्ट इफेक्टिव और लीस्ट इफेक्टिव बिहेवियर है उसको हम डिफाइन करेंगे। आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस डायमेंशन। परफॉर्मेंस की डायमेंशन क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर रीएलोकेशन ऑफ इंसिडेंट। जब जो इंसिडेंट्स उनको रीएलोकेशन करेंगे। एट दिस स्टेज ए ग्रुप ऑफ पीपल में बी आस्क्ड टू रीएलोकेट द इनिशियल डिटरमाइंड क्रिटिकल इंसिडेंट। दिस ग्रुप में बी गिवन द डेफिनेशन ऑफ जॉब डायमेंशन, क्लस्टर डेफिनेशंस, critical incidents, and asked to redesign each critical incident to the dimension that it best describe। उनको सारी डेफिनेशन दे दी जाएगी, जॉब डायमेंशन दे दी जाएगा, क्लस्टर डेफिनेशन दी जाएंगी, क्रिटिकल इंसिडेंट दे दी जाएंगे। उनको कहा जाएगा कि इसको रीडिज़ाइन करो, ठीक है। एट दिस सब्जेक्टिव इंसिडेंट्स आर रिजेक्टेड। इसमें क्या होगा, सब्जेक्टिव जो इंसिडेंट होंगे वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर स्केलिंग ऑफ इंसिडेंट को आप स्केल प्रोवाइड करेंगे। एट दिस स्टेज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स में बी आस्क्ड टू डेवलप 7 to 9 पॉइंट स्केल डिस्क्राइबिंग द मोस्ट इफेक्टिव एंड लेस इफेक्टिव जॉब बिहेवियर। अब वो जो भी बिहेवियर है उनको स्केल प्रोवाइड करेंगे 7 to 9 तक में। डेवलपिंग फाइनल इंस्ट्रूमेंट। अब फाइनल इंस्ट्रूमेंट है उसको डेवलप करना है। एट द फाइनल स्टेज सेलेक्ट परफॉर्मेंस डायमेंशन विल बी यूज एज बिहेवियर एंकर्स। अब परफॉर्मेंस डायमेंशन हम यूज़ करें जो बिहेवियर एंकर के रूप में यूज़ होंगी। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट एंकर्ड बाय द फाइनल इंसिडेंट। कुछ सीरीज बनाई जाएंगी स्टेटमेंट की कुछ सीरीज बनाई जाएंगी जो क्या एंकर्ड करेंगी, क्या दिखाएंगी, फाइनल इंसिडेंट्स के बिहेवियर को। ईच इंसिडेंट इज पोजिशन ऑन द स्केल बाय इट्स मीन वैल्यू। जो भी इंसिडेंट है उसको पोजीशन किया जाएगा उस स्केल पर जो इसकी मीन वैल्यू पे डिपेंड करता है। बार्स इज रिलायबल एंड वैलिड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक रिलायबल मेथड है और वैलिड मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, एज इट इज़ जॉब स्पेसिफिक, क्योंकि ये जॉब स्पेसिफिक है, एंड टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर। मतलब ऑब्जर्व करके और मेजर करके इसको बनाया जाता है, इसलिए क्या है, एक रिलायबल और वैलिड मेथड है। आगे है असेसमेंट सेंटर मेथड, लास्ट मेथड है ये। दिस मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल वाज डेवलप्ड इन 1930। इट वाज इनिशियली अप्लाइड इन मिलिट्री सिचुएशन इन जर्मन आर्मी के अंदर जो मिलिट्री सिचुएशन थी उसके बेस पर इसको अप्लाई किया गया था फर्स्ट टाइम। अंडर दिस मेथड द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इवैल्यूएटेड बाय नंबर ऑफ रेटर्स यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेक्निक। कई सारे जो रेटर्स यूज़ किए जाते हैं और बहुत सारी टेक्निक यूज़ की जाती है और उसके कम्बिनेशन का बेस करके इसको रेट प्रोवाइड किया जाता है। दिस टेक्निक्स में बी इन बास्केट मेथड, ठीक है, रोल प्लेइंग मेथड, केस स्टडी मेथड जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मेथड, इन सब मेथड को यूज़ करके कई सारी टेक्निक यूज़ करते हैं। उसके बेस पे जो रेटर्स होते हैं, कई सारे रेटर होते हैं, वो रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। अंडर दिस टेक्निक्स रेटर्स अप्रेज द
परफॉर्मेंस ऑफ एवरी एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर ऑफ मेरिट के बेस पे उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है। असेसमेंट सेंटर्स बेसिकली एम एट डेवलपिंग द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़ बीइंग रेटेड। जो असेसमेंट सेंटर होते हैं यानी जो रेटिंग लगाते हैं, असेसमेंट सेंटर जो असेस करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, उनका एम ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ की जो पोटेंशियल है ना उसको डेवलप कर सकें। ठीक है, ऑल द एम्प्लॉयज़ आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल्स एंड पोटेंशियल। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अपने अपने स्किल्स और पोटेंशियल दिखाएं। दिस टेक्निक स्ट्राइव्स टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ सेकंड लेवल मैनेजर। ये टेक्निक जो है ये किस पे स्ट्राइव करती है कि पोटेंशियल जो है सेकंड लेवल मैनेजर, यानी कि अभी हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उससे ऊपर लेवल के जो मैनेजर्स हैं उस तक की जो स्किल्स हैं हम उस तक पहुंच सकते हैं। आल्सो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर डेवलपमेंट पर्सन। डेवलपमेंट पर्पस से क्या होता है, अपने से ऊपर वाली जो पोस्ट है उसके लिए पोटेंशियल का तैयार किया जाता है कि इसमें पोटेंशियल स्किल्स ये चाहिए और ये कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। फर्दर इट हेल्प्स इन डिटरमाइन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। और फर्दर आगे ये हेल्प करता है ट्रेनिंग नीड्स और डेवलपमेंट नीड्स को डिटरमाइन करने में, असेसमेंट करने में कि आगे आने वाले टाइम में ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असेसमेंट सेंटर मेथड। इसमें क्या होता है, एक असेसमेंट सेंटर होता है जो क्या होता है, जो ये चीज़ डिसाइड करता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रियल में परफॉर्मेंस क्या है और आने वाले टाइम में कितनी पोटेंशियल परफॉर्मेंस उनकी हो सकती है, जो अपने से ऊपर लेवल के जो ये स्किल्स हैं वो ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हो गया असेसमेंट सेंटर मेथड। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, इसके अंदर हमने टोटल 10 प्लस में 5 15 मेथड पढ़े, जो कि 10 मेथड थे ट्रेडिशनल मेथड और कुछ 5 मेथड थे जो मॉडर्न मेथड्स थे। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स आज वाला जो ये वीडियो में हमने करा है, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।